स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इसे आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, तो वही आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? कलकत्ता मदरसा जो कि भारत में राज्य संचालित एक शैक्षिक संस्थान है, ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ये टिपिकल क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी बैच फर्स्ट 16 दिसंबर 2017 में। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के कुछ कार्य देख लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 1785 ईस्वी तक भारत में गवर्नर के रूप में रहे। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके शासनकाल के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में हुई थी 1772 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी 1774 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 के मध्य हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के मध्य हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है ये भी हेस्टिंग्स के समय में ही लाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है या फिर नहीं संगीतबद्ध की गई है? अब देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो 93 नंबर सवाल का राइट उत्तर जो होगा ये हो जाएगा कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है, जबकि एकला चलो रे, अमार सोनार बंगला और चित्त जेठा भय शून्य ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध है। लेकिन कदम कदम बढ़ाए जा ये जो है ये इनका नहीं, जबकि ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आज़ाद हिंद फौज का एक तेज कदम का ताल गीत था, जो सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। आगे चल करके भारत में एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत भी बन गया। और भारतीय सेना का जो कदम ताल गीत है वो यही है, कदम कदम बढ़ाए जा। एग्जाम में सवाल सीधे पूछा जाएगा भारतीय सेना का कदम ताल गीत कौन सा है, तो वो है कदम कदम बढ़ाए जा। नेक्स्ट सवाल है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, देवबंद आंदोलन। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर न लग सके। दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला जो है 30 मई 1866 ईस्वी को हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा रखी गई थी। देवबंद वहाबी विचारधारा इस्लामी शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट सवाल है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे 95 नंबर सवाल। देखिए महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है ये किया गया है किशोरी मोहन गांगुली द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, किशोरी मोहन गांगुली द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल कि 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? आपको बताना है कि 17वीं सदी में इसमें से किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? राइट उत्तर जो हो जाएगा 96 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा गुरु हर राय ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुरु हर राय। देखिए 17वीं शताब्दी या फिर 17वीं सदी में गुरु हर राय ने दारा सिकोह को पनाह दी थी, और दारा सिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। गुरु हर राय का कहना था कि दारा सिकोह मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने उनकी मदद की।
नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी। आपको बताना है कि युगांतर पार्टी के सदस्य निम्न में से कौन से नहीं थे। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ये नहीं थे। देखिए युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई। अरविंद घोष, बारींद्र घोष और अमरेंद्र चैटर्जी के साथ सूर्यसेन और भूपेंद्र नाथ आदि इस पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो राइट उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत में वयोध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। आपको बताना है कि 1946 के दशक में भारत में तेभागा आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर बंगाल। देखिए तेभागा आंदोलन जो है 1946-47 के दशक में किसान सभा यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का एक किसान मोर्चा है जो कि किसान सभा के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा शुरू किया गया था और एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया था। ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। बंगाल के 28 से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे। देखिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य जो थे वो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। राइट उत्तर होगा बी आंसर, पी क्यू एंड आर सभी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस किस दिन मनाया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। राइट उत्तर होगा 17 अक्टूबर 1919। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। थोड़ा सा समझिएगा, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफा का समर्थन में आंदोलन, यानी जो ब्रिटेन के टर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में आंदोलन था। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद ये अपने आप समाप्त हो गया था। नेक्स्ट वाले की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय हैं, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ये हो जाएगा लाल किले मुकदमे के रूप में लोकप्रिय हैं। राइट उत्तर होगा ए आंसर, लाल किला मुकदमा। देखिए समझिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA मुकदमे जो लाल किला के रूप में भी लोकप्रिय हैं, 1945-46 में इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों पर यह मुकदमा चलाया गया था, जिसमें कांग्रेस द्वारा आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया। नेतृत्व भूलाभाई देसाई, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज खां संयुक्त रूप से मुकदमा चलाए गए थे। अगला सवाल आपके सामने है, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। देखिए क्वेश्चन का लेवल मैंने अप रखा है, हाई लेवल रखा है, इजी लेवल नहीं है। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हे भगवान ये क्या, मैं एक भी सवाल का आंसर नहीं जानता हूँ, तो मेरे प्यारे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो लगभग कोई नहीं जानता है, मतलब जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप भी जानते हैं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मतलब पेपर का लेवल जो मैंने इसमें रखा है वो बहुत ईजी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर का लेवल जो है इसमें वो आपका मॉडरेट टू हाई है, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाला। तो देखिए अधिकृत रूप
से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1930। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट वाले कि किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। समझिएगा, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की भी सहायता ली थी। उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किसकी मदद से किया था? तो ध्यान रखिएगा, जापान के सहयोग से। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? रैयतवाड़ी भूमि प्रणाली राजस्व जो है इसके कहा जाए तो संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोडरमल, जो कि अकबर के दरबारी थे। देखिए, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने 1580 में टोडरमल बंदोबस्त यानी आईने दहसाला नामक एक नई कर प्रणाली की शुरुआत की, जिसका वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट वाले कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है सेंट्रल असेंबली बम कांड में। देखिए, भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया और साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ मुकदमा 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिडिल्टन की अदालत में चला। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भगत सिंह और उनके मित्रों के खिलाफ जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया उसके खिलाफ मुकदमे की अदालत किस जज ने दी थी? तो दिल्ली के सेशन जज थे, नाम था उनका लियोनार्ड मिडिल्टन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दी गई। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी किस तारीख को दी गई? तो ये हो जाएगा 23 मार्च को। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो देखिए, बर्लिन समिति जो है ये जिम्मरमैन योजना है, इसके तहत स्थापित की गई थी। जिम्मरमैन योजना। बर्लिन समिति की स्थापना जो है 1915 यानी 1915 में हुई थी। आयोजन इसका वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ, लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। उद्देश्य था विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना। ये इसका मुख्य पर्पस था। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है।
सूर्य सेन जी को 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटने एवं चटगांव आर्मरी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये चटगांव के नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे। देखिए जो भी सवाल यहाँ पे लाए गए हैं या जो भी सवाल मैंने रखा है, ये सारे के सारे सवाल आपके PYQ बेस्ड रहे हैं, जो कि UP PRPB यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। वही सवाल मैंने आज की इस वीडियो में रखा है। सो गाइज ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसमें रहा तो ये सीरीज में आपकी लगातार चालू रखूँगा और आपको बेहतरीन क्लासेस में डेली देता रहूँगा। लेकिन कब? जब आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तब। सवाल है कि सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। एग्जाम में आपको हिंट ऐसे मिल जाएगी जैसे यहाँ पे मिली है। अब आप देखिए, अगर पहला पढ़ते तो नहीं समझ पाते, लेकिन आपने पढ़ लिया कि भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन की नींव जो है ये रखी गई थी विनोबा भावे द्वारा। राइट उत्तर होगा डी आंसर, विनोबा भावे। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया। इस आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन जो है ये 1951 में आरंभ किया गया था, जो कि एक शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। 1951 में शुरू किया गया। इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से भी किया जाने लगा और इसका एक अन्य उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अब देखिए अगर कहा जाए तो 3 थे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, लॉर्ड लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन बैपाटिस्टा जो है ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बैपाटिस्टा। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी। देखिए समझिएगा, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव रहे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहे और AB अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री रहे। इन तीनों के मिशन के जो उद्देश्य थे वो थे संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश का भारत के चुने प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना, ये इनका उद्देश्य था। दूसरा था संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना और तीसरा उद्देश्य था देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद का गठन करना। ये 3 जो हैं ये मुख्य उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। तो राइट उत्तर होगा यहाँ पे आपका जो दिया गया है, नाम क्या था, जॉन बैपाटिस्टा, ये इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नाम भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था। तो देखिए प्रस्तावित जो है नाम पाकिस्तानी किसके द्वारा किया गया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र के रूप में रहने वाले चौधरी रहमत अली एक मुसलमान थे और मुस्लिम छात्र ने पर्चा जारी करके पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो ये दक्षिण भारत के साइड में हुआ था और कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1921 यानी 1921 में। ऑप्शन सी राइट होगा। समझिएगा दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार खां थे। भारत के केरल राज्य में मोपला मुसलमानों के द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया था। मोपला विद्रोह कहलाता है। मोपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल के मालाबार तट पर 1836 से 1922 तक सभी जागीरदार या भूस्वामी हिंदू थे और अधिकांश काश्तकार मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे। नेक्स्ट है कि 1961 में गोवा, दमन और द्वीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नागरिकों या फिर उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो देखिए गोवा, दमन और द्वीप को किस योजना के तहत भारत में शामिल किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो पुर्तगालियों से आज़ाद करा करके 1961 में गोवा, दमन और द्वीप को भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना ऑपरेशन विजय के तहत भारत में अपनाया गया और उस नगर को
को भारत का शामिल करके हिस्सा बनाया गया। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन विजय, ऑपरेशन विजय राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए 1961 में गोवा, दमन और द्वीप के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर दिया। 19 दिसंबर देश के इतिहास की वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव यानी कि 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद करा दिया था। तो 450 सालों तक लगभग गोवा, दमन और दीव जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत सरकार की बार बार आज़ादी की मांग के बावजूद पुर्तगाली शासन इन इलाकों को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की कार्यवाही शुरू की गई और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चले इस युद्ध में 19 दिसंबर को भारत ने गोवा को आज़ाद करा लिया। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय की शुरुआत कब हुई, तो 18 दिसंबर 1961 को किससे संबंधित था, तो ये था पुर्तगालियों से आज़ाद कराना गोवा को। और मेरे प्यारे भाई 19 दिसंबर 1961 को जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा को आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 113 का ऑप्शन नंबर ए, अगस्त ऑफर। जस्ट अभी देखिए ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है अगस्त प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए व्यवसाय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन से प्रावधान थे देख लीजिए। पहला, भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का मुख्यालय, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। तीसरा जो था वो था अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत। नेक्स्ट वाले आपके सामने है कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जब अधिनियमित किया गया उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे विलिंगटन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब अधिनियमित किया गया भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी तक रहा। इसके समय में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 संपन्न हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। नेक्स्ट है कि कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज छठे के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। तो वो थे ऑप्शन डी, माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बटू केशवर दत्त। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बटू केशवर दत्त। देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटू केशवर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं अपितु अपने उद्देश्य को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने कब दिया, तो बम फेंकते समय 8 अप्रैल 1929 को। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन वो भी, बटू केशवर दत्त। नेक्स्ट वाले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन के ब्रिटिश क्राउन को उसकी कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन वो भी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट वाले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार
को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। अगला सवाल देखिए, किस वायसराय के दौरे में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय किया गया था? तो ये हो जाएगा कैनिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एडी एग्जाम की बेहतरीन तरीके से जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी टारगेट ही 47 लाख की भीड़ से निकल करके 60,244 के लिस्ट में आना, तो आपके लिए खुशखबरी है। एक यूपी पुलिस कांस्टेबल एडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को कवर करती हुई एक रामबाण ई बुक तैयार की गई है, जो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल एडी एग्जाम के लिए, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिल रहा है, वो भी 60% डिस्काउंट के साथ। दाम इसका मात्र 39 रुपये है। दाम तो इसका 99 है, लेकिन अभी के लिए मात्र 39 रुपये है। तो गाइस, अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी जो मैंने नंबर बताया, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके इसका डेमो पेज भी देख सकते हैं। अगला आपके सामने कि किस वायसराय के दौरे में, ये तो हो गया है। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिए। 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए, जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वो कौन सा आंदोलन था? तो उस आंदोलन को नाम जो दिया गया वो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कहने का मतलब कौन सा यहाँ पे कथन सही है? पहला देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। बात तो सही, यूनाइटेड किंगडम का संसद अधिनियम है, ठीक है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्ण संप्रभुता स्वतंत्र संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। तो राइट होगा ए एंड बी, दोनों ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट करवा दिया। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये आगे की भी सीरीज आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो ये जो सीरीज है मैं पूरी अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।